जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। वजीर बंद की चंद पंक्तियों से मैं आज की बातचीत को शुरुआत करूंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 10 अप्रैल को रिलायंस प्रबंधन का एजेंट टूट गया था और उसके जद में 6 लोग आए थे। 5 लोगों का शव बरामद हो चुका है, लेकिन 1 लोगों की तलाश जारी है। इस पूरे घटना पर मुआवजा बांटने का जो सिलसिला है बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन रिलायंस प्रबंधन पर कार्रवाई की बात नहीं हो रही है। तो इस तमाम मसले पर, इस तमाम जो ये हादसा रहा, इस पर बातचीत हमारे आज खास बातचीत में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्य समिति रामनिवास जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और पूरे मसले में जानेंगे क्या हो सकता है, क्या पर्दे के पीछे हो रहा है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीरज जी। ये जो रिलायंस का हादसा रहा, क्या नतीजे देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जैसा हमको लगता है जी कि हादसा तो देखने में लगता है कि भयावह है, लेकिन हादसे के पीछे का जो चरित्र है रिलायंस पावर कंपनी का, जो सबके नजर में है, प्रशासन भी जानता है, हमारे जनप्रतिनिधि भी जानते हैं, हमारे विधायक जी लगातार कह रहे हैं कि अगर पहले से अगर इस बारे में सोचा गया होता तो ये कभी ये हादसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि 2019 में 24 दिन परिवार विस्थापित समिति के तत्वाधान में सभी दलों के लोग वहां जाकर के धरना प्रदर्शन किए थे जी। उसमें हमारे सांसद जी, विधायक जी, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरीश जी, रामसिंह जी, ऐसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के हम स्वयं उस आंदोलन का सपोर्ट किए थे। ये बिल्कुल। और हम लोग तो ये चाहते हैं, हमारा तो राजनीति जनपद पंचायत से प्रारंभ हुई जी। 10 साल जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष रहे, तो हम ग्रामीण से ज्यादा जुड़े हैं जी। तो एक एक व्यक्ति से मिल करके उनकी बातों को जब सुना तो वास्तव में लगता है कि रिलायंस पावर शासन पावर का जो विस्थापन हुआ जी, वहां से लेकर प्रारंभ से लेकर आज तक जो समस्या बनी हुई है वो अभी तक हल नहीं हो पाई जी। जबकि हमारे सभी जनप्रतिनिधि इसके बारे में जानते हैं और बार बार पहल भी कर रहे हैं, और रिलायंस पावर क्यों नहीं कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। इस पूरे हादसे पर आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी दोहरा चरित्र नजर आ रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दोहरे चरित्र में है वो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन विधायक जी ने प्रयास किया। विधायक कहते हैं हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमने चर्चा किया या विधायक कल परसों आपके बीच में जब आए थे तभी उन्होंने कहा कि भाई हमारी बात नहीं सुनते इसलिए गलत हो जाता है। तो जनप्रतिनिधि क्या है, गांव में जाता है, जनता के बीच में रहता है, जनता की समस्या है। जैसे अब गोहैया नदी है, गोहैया नदी में कितनी सब्जियां होती थी, कितने प्रकार के लिए रिलायंस पावर और माननीय कलेक्टर साहब थोड़ी जानेंगे, बड़े अधिकारी नहीं जाने। लेकिन वहीं पर हम नीचे जाएं तो हमारा पार्टी का मंडल अध्यक्ष होगा, सरपंच होगा, जनपद सदस्य होगा, या रिलायंस का छोटा कर्मचारी जो जाता हो लाइट वेट बनाने, उसके नजर में होगा, या तो प्रशासन का पटवारी, तहसीलदार, ऐसे व्यक्तियों के नजर में रहती है। तो हम जब तक उनके बीच में शेयर नहीं करेंगे तो संभव नहीं है निराकरण, और शेयर नहीं हो रहा है एक दूसरे का, हमको तो लगता है। अच्छा, जो ये पूरा हादसा है इसको देखकर लोग की आवाज उठा रहे हैं कि सिंगल नेतृत्वहीन नेताओं कमी। आपको भी आपकी बातों से भी ऐसा लगता है कि आप भी मानते हैं क्या नेतृत्वहीन है सिंगल, नेतृत्व मजबूत नेतृत्व नहीं है? देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह बात है कि हम भोपाल से एक दूरांचल क्षेत्र में, हमारी आवाज भोपाल में कम पहुंच रही है। कहीं कम पहुंचाई नहीं जाती होगी, इसलिए कम पहुंचे। 2-2 विधायक, 3-3 विधायक आपके पास यहाँ है, सांसद आपकी पार्टी है, फिर कहाँ कमी रह जाए? बात वहां तक नहीं पहुंचाई जाती होगी, तभी तो नहीं पहुंच पा रही है ना, कहीं तो कमी रह जाती होगी। ये तो रहा है, ये रहा है। जब हमारे सम्माननीय विधायक रामलल्लू जी बहस हर बार बोलते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता, तो विधायक के नीचे तो हम लोग हैं। हमारा प्रतिनिधि अगर इस प्रकार का बोले तो हमको कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, हम लोग खड़े हैं विधायक जी के साथ। विधायक जी ने कहा कि रिलायंस पावर कंपनी के खिलाफ FIR होना चाहिए उसी दिन 10 तारीख को, अभी तक FIR नहीं हुआ। हम बार बार फिर पुनः खेद प्रकट करते हैं प्रशासन से कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप तेज गति से वहां की समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन FIR नहीं हुआ। तो हमारे कहीं न कहीं मन में शंका है, जबकि हमारा जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि लगातार उस बात को बोल रहे हैं। तो FIR तत्काल हो जानी चाहिए। जैसा कि ये पूरा हादसा रहा, कहीं इस पूरे हादसे पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसको आप
ये ऐसा तो नहीं कि यहाँ से बात उनके तक न पहुंचाई गई, उनके मन में या उनके तक ये बात न पहुंची हो, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, बात के मामले में कार्यालय मंत्री बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी को मैंने स्वयं व्हाट्सएप के माध्यम से दिया, माननीय संगठन महामंत्री जी को मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से स्वयं यहाँ का दृश्य दिया, और जो आप लोगों ने न्यूज बनाया था उस न्यूज की एक कापी सबकी हमने वहां तक भेज दिया है। और संभवतः विधायक जी और जिलाध्यक्ष जी, चूंकि दायित्व बनता है कि जिलाध्यक्ष इस बारे में बात करें, हम भी 10 तारीख की घटना थी, 11 तारीख को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सीएम हाउस में लगाया था, तो बात नहीं हो पाई इसी कारण, चूंकि कोरोना वायरस का संक्रमण जो है वो तेज गति से है, इसलिए उसकी बैठकें चलती रही, तो हो सकता है उससे नहीं हो पाया, लेकिन बातचीत हुई है संगठन के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से। कुछ नहीं आ रही है उनकी, ऐसा कुछ कार्रवाई की बात हो या सहयोग और मुआवजे के बारे में माननीय विधायक जी बता सकेंगे, ये तो हम लोगों से। इस हादसे पर अब जिला प्रशासन कितना जिम्मेवार ठहराएंगे? जिम्मेवारी तो जिला प्रशासन की है पूरी। सरकार में कोई एक चीफ मिनिस्टर होता है तो सभी विभागों को नहीं देखता, अलग अलग विभाग के सब मिनिस्टर होते हैं। ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट पर एक प्राधिकारी अधिकारी है जो सबसे बड़ा अधिकारी है, जो जिले को चलाते हैं वो तो माननीय कलेक्टर महोदय बात भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन कमी कहाँ हो रही है? फिर एक बार कहना चाहूंगा कि फिर विधायक जी ने कहा कि कलेक्टर के पत्र का जवाब रिलायंस पावर ने नहीं दिया, तो हमारी बातों क्या जवाब? हमारी बातों को क्या जवाब देगा? ये विधायक जी उसमें बोल दिए। मतलब पूरी तरह से इस मामले में विधायक जी अपने को असक्षम पा रहे हैं, वो कुछ मजबूती से बात नहीं रख पा रहे हैं, जिससे ये कार्रवाई की बात हो या फिर अन्य तरह के दबाव नहीं बन पा रहा है। कहीं कहीं इन चीजों पर हम लोगों को थोड़ा ज्यादा पहल करने की जरूरत है। 1-2 दिन में अभी आज सांसद महोदय आई हैं जी, कल विधायक, दोनों विधायक माननीय रामलल्लू जी, माननीय सुभाष वर्मा जी ने के साथ सांसद जी का प्रवास हुआ था, विजिट किया, उन्होंने देखा भी है वहां पर जाकर के, हो सकता है 2 दिन में कुछ गतिविधियां बढ़े। तो ये इस पूरे जो ये हादसा रहा, इसके पहले 6 महीने पहले ग्रामीणों ने 24 दिनों का आंदोलन किया था, आप सब उसमें गए हुए थे, त्रिपक्षी वार्ता हुई और ये भी लिख के पत्र बकायदा जारी हुआ तमाम लोगों के हस्ताक्षर से कि ये डैम नहीं टूटने वाला। तो आखिर जब डैम ये टूट जाता है तो जिला प्रशासन और रिलायंस प्रबंधन की इसमें पूरी जिम्मेदारी बनती है, और क्योंकि आप लोग भी उस मुद्दे को गंभीरता से उठाए थे वहाँ, तो ऐसे में देखिए 2003 और 5 के बीच में एक तालाब बना था एनटीपीसी पावर का शाहपुर चुचुड़िया में। अच्छा, उस निर्माण में थोड़ा बहुत उस समय बिजनेस के लाइन में हम थोड़ा एक खदान का गिट्टी का काम करते थे, तो हमारे समझ में आता था। तो कोई बाहर की कंपनी थी पंजाब की, तो एकदम काले पत्थर का उपयोग करके उस डैम को बनाया। अच्छा, अभी वो टूटा नहीं है और उसके बाद का ये डैम है। तो जब हम लोग वहाँ गए थे तो 2-3 बातें हैं। एक तो देव खोजवा पहाड़ी है, उसको पुरातन के समय से लोग वहां जो बताते थे, रामबरण के साहब जी के परिवार बताए और वहाँ जो नजदीक में बसने वाले लोग बताए तो उसकी पूजा होती है। अच्छा, और ये होगा उसमें पूजा क्या करना है, बाउंड्री अपनी किनारे से दे गए और उस पहाड़ी में पूजा देना बंद कर दिए हैं। अच्छा, तो एक तो धार्मिक रूप से ये दिक्कत है, रिलायंस पावर मानती नहीं या करते नहीं, या हमारे समझ में नहीं है। और दूसरा ये है कि जब तालाब में जो मेड़ का था, मेड़ का काम केवल मट्टी और मुरुम से किया है। अच्छा, हम छोटे छोटे तालाब को, डबरी को बनाते हैं घर पे, अपने तालाब को बनाते हैं या शासकीय तालाबों को, छोटे छोटे तालाबों को पंचायतों में बनाते हैं, तो उसमें हम कहीं न कहीं मेटल पत्थर का उपयोग करते हैं, जो काला पत्थर आता है उसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं इस पूरा ये जो डैम का निर्माण हुआ था वो घोटाले में जद में आ गया, इस वजह से इसका अच्छा निर्माण नहीं हो पाया, इस वजह से टूट गया, ऐसा बिल्कुल। इसको कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के बड़े अधिकारी और मालिक को विजिट करके देखना चाहिए। आप चूंकि अभी तो पद में किसी अच्छे पद में नहीं है, फिर भी आपने अपने स्तर से क्या प्रयास किया पीड़ितों को न्याय? पीड़ितों से हमारा पुराना लगाव है। अच्छा, हम पहली बार ही 2000 में 1 में ही जनपद उपाध्यक्ष बन गए थे। वहाँ आना जाना, वहाँ के विद्यालयों को देखना, वहाँ के पंचायत के कामों को देखना, वहाँ के तमाम लोग से पंचायत सरपंच, सचिव, ग्राम सेवक, ऐसे छोटे कर्मचारियों से हमारा संबंध रहा। हमने जो देखा कि तत्काल में
इतना भारी तबाही है, इतना बड़ा मंजर है कि उसको जल्दी से साफ सफाई करके संभव नहीं है। या तो रिलायंस पावर पहले से उसको अधिग्रहण करने के मूड में थी, पर्यावरण के किसी आपत्ति के कारण उसको अधिग्रहण इन्होंने नहीं किया, और डैम दोनों तरफ के इनके बराबर भर के बराबर हो गए हैं। आज की स्थिति में अगर सुरक्षात्मक दृष्टि से तत्काल बहाल नहीं किया गया तो अभी तो ये मंजर है, आगे और गांवों पर भी हो सकता है दिक्कतें। इसलिए हम लोगों को बहुत सचेत होकर के कंपनी को और हम जिला प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जो पीड़ितों को मुआवजा दिया गया, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जिसका घर उजड़ जाए उसको क्या है, घर उजड़ गए, छोटे से परिवार में 5 परिवार एक घर के चले जाए, उस परिवार को शादी से ब्याह से लेकर छठी पसनी से लेकर कितने कार्यक्रम होते हैं, तब जाकर के परिवार अपने चरण पर आता है। और उसके लिए 56-57 लाख रुपए क्या है? वास्तव में एक सवाल और मैं जोड़ देता हूँ, इसमें अभी एक सोशल मीडिया पत्रवार कांग्रेस पार्टी के नेता है जो ये दावा कर रहे हैं कि अगर इसमें दबाव बनाया गया होता, दलाली न होती, सीधे साफ शब्दों में कहें तो दलाली न हुई होती, तो पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 60 लाख के करीब मुआवजा मिलता। और इसमें आरोप आपके पार्टी के नेताओं पे भी लग रहा है, तो क्या आपको भी लगता है कि 1 करोड़ और 60 लाख तक मुआवजा मिल सकता था? अब देखिए, नुकसान के हिसाब से तो उस परिवार को जमीन देना, घर देना, उसके दामाद मास्टर थे, मास्टर का डेथ होना, उसकी पत्नी बची है, एक बेटी है जिसको अब पिता नहीं है तो शादी कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन? तो ऐसे एक व्यक्ति का ही खर्च अगर आजकल हम इंजीनियरिंग कराते हैं, कुछ कराते हैं, तो हमको लगता है कि 50 लाख से एवं खर्च तो एक व्यक्ति की पढ़ाई पर हो जाता है। तो है तो गंभीर विषय, लेकिन अगर दलाली का मामला है तो दूसरे पार्टी के लोग दूसरे पर तो ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं। क्या लगता है कि पूरे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, कार्रवाई होगी प्रबंधन पर, या फिर मामला जैसे कि ये पहला कोई हादसा नहीं है, इसके पहले आप देखे रहे होंगे कि तमाम टेरकों से लोग मरते रहे हैं, अकाल मृत्यु, फिर एसआर प्रबंधन का एक्सीडेंट टूट जाता है, एनटीपीसी का, और ये तीसरा हादसा है। तो अब तक तो कार्रवाई नहीं हुई, तो अब क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी या फिर ये भी ऐसे लीपापोती करके मामला 4 दिन की चांदी रख देगा, 4 दिन से 8 दिन 10 दिन लोग चिल्लाते हैं, फिर वही खत्म हो जाता है? ऐसा भी कुछ होने वाला है क्या इसमें? देखिए, इस बार तीसरी बार हो गया जी। कभी देहाती कहावत में एरी बेरी तेरी जी, हम लोग एरी बेरी तो सही है, तेरी में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग हर मोड़ पे जाकर के आंदोलन प्रदर्शन से नहीं, हम उच्च नेतृत्व भोपाल से दिल्ली तक इस बात को पहुंचा करके हम जनता को न्याय दिलवाएंगे किसी भी कीमत पर। इसलिए कि हम लोग भी सेवा भाव के लिए राजनीति में बने हुए हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है। हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर से 4 गुना आगे बढ़ करके हम लोग काम करेंगे। अभी हम छोड़ने वाले नहीं है इस कंपनी को। भारतीय जनता पार्टी जो नेता है ये मजबूती से कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम नेता आपके लगातार विजिट कर रहे हैं, घटना के दूसरे दिन से लगातार विजिट कर रहे हैं, एक दिन में कभी 2-2 बार जा, लेकिन कोई भी ऐसे नेता एक दो लोगों को छोड़ दे कि कोई मजबूती से खड़ा हो कि नहीं सबसे पहले कार्रवाई की बात होनी चाहिए, मुआवजा तो एक अलग प्रक्रिया है। कार्रवाई के बारे में चर्चा हुई थी माननीय कलेक्टर रेजिडेंट साहब से भी थोड़ा, तो उसमें बात आई कि मर के कायम डेड बॉडी जब सभी मिल जाए। अच्छा। अभी उस एक परिवार के 5 डेड बॉडी कल 7 तारीख तक मिल पाई थी, 17 तक, और आज 8वां दिन है, तो 8वें दिन की स्थिति में उस ड्राइवर की अभी डेड बॉडी नहीं मिल पाई। तो हो सकता है कि डेड बॉडी पर इसी पर कंपनी के प्रबंधन ने अग्रिम जमानत की। हाँ, ये भी मैं बात करना चाहता, अग्रिम जमानत उन्होंने याचिका लगा दी है कोर्ट में। अभी कोई किसी तरह का अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई मुकदमा कायम हुआ है, और एक तरफ कंपनी प्रबंधन द्वारा याचिका लगा दी कि हमें अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए, और कुछ वकीलों द्वारा और जो सिग्नौली के बारे में सोचते हैं उनके द्वारा या जमानत याचिका खारिज करने की भी अपील की जाती है। पूरा ये क्या मसला है, कुछ आपके क्या संज्ञान में तक आया है? हमको जो हमारे एडवोकेट लायर मैडम के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उन्होंने ही बताया, हमने भी पैरवी के लिए कहा। अच्छा। उस पैरवी में हमने भी खड़ा कराया कि आप हमारे तरफ से भी आप खड़े हो कि भाई अभी मर्द कायम नहीं है तो अग्रिम जमानत किस बात की। तो उसमें देखने के लिए आया कि 15 तारीख को सदन साहब जी उपस्थित हो गए थे, दूसरे दिन आपका विपिन जी और प्रदीप जी, अवनीश दुबे जी, अच्छा, और उनके साथ जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, अच्छा, सुभाष शाह जी स्वयं खड़ा हुए। तो कल का जो हम लोगों को जानकारी है, ब्रिजेश जी ने हमको फोन करके अशोक अखिल भारतीय विद्यार्थी उन्होंने लगाया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि यह
आवेदन वापस ले लिया कंपनी ने। अच्छा, जो गैर जमानत में उन्होंने आवेदन दिया तो वो उन्होंने वापस ले लिया, वापस ले लिया है कल की डेट में। आगे जैसा भी हो। तो आप आगे क्या करने वाले हैं? जो ये तीसरी बार आप भी करें, ये तीसरी बार है, आगे आप क्या करने वाले हैं और जनता से क्या आप कहना चाहते हैं, उनसे किस तरह से जागरूक करने वाले हैं? देखिए हम लोगों ने जो अपने आपस में चर्चा किया, क्योंकि कई जनप्रतिनिधि अभी कई चीजें बाकी हैं, लॉकडाउन की वजह से हम लोग पालन कर रहे हैं, ज्यादा जाते नहीं है, क्योंकि हम लोगों के जाने के कारण भीड़ वहाँ थी। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि भाई सरकार के नियमों को, शासन के नियमों को, यहाँ की व्यवस्था को देखते हुए ऐसा हमारे जाने से किसी कलेक्टर एसपी को ये दिक्कत ना हो कि भीड़ हो गई, कोई कोरोना वायरस हो जाए और फिर वो कल आके हमारे सर पे खड़ा हो जाए। तो हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन छूटता है तो हम लोग बाहर भी अपने प्रतिनिधियों से बात करेंगे और यहाँ भी करेंगे। हम हाई कोर्ट में भी बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी, एनजीटी में भी बात करेंगे। हमारे सभी जगह अश्विनी दुबे जी की बात आई है, उन्होंने भी कहा है, हमने लगाया है। वहाँ दीपू शाह करके हमारे भांजे स्वयं सुप्रीम कोर्ट में है, वो उन्हें भी कहा है कि मावा जैसी जरूरत होगी हम लोग करेंगे, बिना फीस की पैरवी करेंगे। तो ऐसे सभी लोग हैं, हाई कोर्ट में भी हैं, कई यहाँ के हैं, विजय बैस हैं, विनायक शाह जी हैं, ये लोग करेंगे, हम लोग वहां करेंगे। इसलिए कि अब क्या है कि थक गया है सिंगरौली का वासी, हमको जीने की भी जरूरत है। हम लोग रेहेंडम से विस्थापित हुए, एमसीएल से विस्थापित हुए, एसआर से विस्थापित हुए, फिर रिलायंस से विस्थापित, अब कहाँ जाएंगे? अब डेम से विस्थापित हो रहे हैं। तो डेम से विस्थापित हो रहे हैं, कब हो रहे हैं भाई साहब? नीरज भैया अब तो जान देकर के विस्थापित होना पड़ रहा है, ये दुख नहीं है। खेद व्यक्त करते हैं कि रिलायंस पावर उचित कार्रवाई करते हुए तत्काल मुआवजा दे और न हो तो उस जमीन को अधिग्रहण करते हुए गोवैया नाले को भी साफ करे। हमारे हजारों गऊ, हजारों पशु उसमें पानी पीते थे कि खेती किसानी, बकरी, गाय, बैल, भैंस, अरे एक भैंसे भाई साहब यहाँ दूध का बिजनेस है, 60 1 लाख रुपए की भैंस थी जो दब की मर गई, कोई पूछने वाला नहीं। आदि जैसे आदि और प्याज, ये सब चीजें जमीन के नीचे होती है, वो दब गया है। खीरा ककड़ी इस समय में यहाँ के लोगों का एक ही बिजनेस है, सब्जी, वो भी मार गई। हम सब आपसे आग्रह करते हैं और आपके दृश्य देखने को, और कई बार जो हादसे हुए, तो एक आखिरी जाते सवाल है और मैं चाहूंगा कि साफ आप जवाब दें उसका कि नेतृत्व की यहाँ कमी है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? उसको मजबूत किया जाए। अच्छा, मजबूत आपकी आवाज अनोखी है, आपकी आवाज से हम उसको मजबूत करेंगे। इसलिए कि हम नहीं कुछ कर सकते, बोल तो सकते हैं, बोलने को अधिकार है, तो हम बोलेंगे तो आप सुनाएंगे। और हमारे ऊपर वाले तो मजबूत हैं, माननीय मोदी जी की सब सुनता है, माननीय शिवराज जी की सब सुनता है, क्यों नहीं सुनेगा? तो आप ये सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता जो लगातार रिलायंस प्रबंधन के इस एसडीएम हादसे पर अपनी प्रतिक्रिया रखे थे। उनका भी कहना है कि ऐसे लापरवाह प्रबंधन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के लिए हम लोग जो भी हो सकेगा यहाँ से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल इस खास बातचीत पे इतना ही, दीजिए इजाजत, पूरा मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए अनोखी आवाज।